आरोही चंदा के कमरे से निकलकर कुछ सोचते हुए सीधा दादी माँ के कमरे की तरफ चली गई। कमरे के पास पहुंचकर वो धीरे से दरवाजा नॉक करती है। दादी माँ नॉक करने की आवाज सुन कहती हैं, कौन है? आरोही। दादी माँ, मैं हूँ आरोही। आरोही की आवाज सुनकर दादी माँ कहती हैं, आ जाओ बेटा। आरोही दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। दादी माँ सोने की तैयारी कर रही थी। इस वक्त आरोही को अपने कमरे में देखकर दादी माँ कहती हैं, क्या बात है बहू, कोई परेशानी है क्या? बताओ मुझे। आरोही। नहीं दादी माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। दरअसल वो चंदा। दादी माँ। चंदा को क्या? क्या बात है बहू, बताओ मुझे। आरोही। दादी माँ, वो जब मैं अपने कमरे से किचन की तरफ जा रही थी तो मैंने चंदा का कमरा थोड़ा खुला हुआ देखा। मैं अंदर गई तो देखा कि चंदा जमीन पर बैठ रो रही थी। मैंने वजह पूछा तो कहती है, उसे अपने घर की याद आ रही है। लेकिन मुझे कुछ और ही बात लग रही है। क्या आप जानती हैं इस बारे में कुछ? दादी माँ। बैठो, मैं बताती हूँ। हमने बहुत कोशिश की वह भी इस घर की बेटी की तरह रहे, लेकिन उसने खुद इस घर की सारी जिम्मेदारियां तो संभाल ली, लेकिन इस घर पर उसने कभी अपना अधिकार नहीं समझा और अपने आप को इस घर का नौकर समझने लगी। मैं और इस घर के बाकी सारे लोग हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि उसके दिमाग से यह ख्याल निकल जाए कि वह इस घर में काम करने वाली नहीं, बल्कि इस घर की बेटी है। लेकिन वह इस बात को कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। बहुत पढ़ी लिखी है। वह वहाँ के कॉलेज में टॉप करती है और बिल्कुल मेरी सगी बेटी की तरह मेरा ध्यान भी रखती है। बचपन से ही वह अथर्व और आरुष के साथ खेलती हुई बड़ी हुई है। दादी माँ आरोही को चंदा के बारे में बताती हुई आरोही से बोलती हैं। आरोही हैरान होती हुई दादी माँ की बातें सुन रही थी। सच में वह तो अब तक चंदा को इस घर की नौकरानी ही समझ रही थी। लेकिन दादी माँ, चंदा ऐसा क्यों समझती है? जब आप उसे इतना प्यार करती हैं, फिर ये तो गलत बात है ना? उसे ऐसा नहीं समझना चाहिए। आरोही दादी माँ की ओर देखती हुई उनसे बोलती है। मुझे पता है आरोही बहू, मेरी चंदा बहुत स्वाभिमानी लड़की है। सारे इस घर की बेटियों वाले फर्ज निभाती है। खुद को इस घर की बेटी भी मानती भी है। मुझे बड़े ही अधिकार से डांट भी लगाती है, लेकिन हमारा कोई एहसान नहीं लेना चाहती। दादी माँ उदास होती हुई आरोही को बताती हैं। आप फिक्र मत कीजिए दादी माँ, चांदनी को तो अब मैं सुधारूंगी। आरोही दादी माँ के हाथों पर अपने हाथों को रखती हुई दादी माँ से बोलती हैं। आरोही की बात सुनकर दादी माँ खुश हो जाती हैं और उसके चेहरे पर अपना एक हाथ फेरती हैं। जानती हूँ आरोही बहू, बहुत उम्मीद है मुझे तुमसे, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी सारी उम्मीदें पूरी भी होंगी। मैं जानती हूँ कि इस घर को तुम खुशहाल बना दोगी, सब कुछ ठीक कर दोगी। तुम्हारे आने से मैं बेफिक्र हो चुकी हूँ। अब दादी माँ आरोही के चेहरे पर हाथ फेरती हुई आरोही से बोलती हैं। कुछ और देर बात करने के बाद आरोही वहां से उठकर किचन में आती है और फटाफट अथर्व के लिए कॉफी रेडी करती है। अथर्व को अब समझते हुए देर नहीं लगी कि चंदा और आरुष के बीच में क्या चल रहा है और क्यों चंदा आरुष की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इन कुछ दिनों में उसे भी चंदा की आंखों में आरुष के लिए फिक्र तो दिखी थी, मगर उसने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब उसे सारी बातें समझ में आ रही थी कि कैसे वह आरुष की हर चीजों का ध्यान रखती थी। आरोही कॉफी लेकर अथर्व के रूम की तरफ बढ़ती है। उसने जानबूझकर अथर्व के लिए कॉफी ले जाने में देरी की थी। वह देखना चाहती थी कि क्या अथर्व देरी होने की वजह से नाराज होता है या सच में उसके प्रति उसका बर्ताव बदल चुका है, या वह सिर्फ अपने मॉम डैड के लिए की हुई पूजा की वजह से आरोही से अच्छे से बर्ताव कर रहा है, या फिर कोई और बात है। आरोही काफी का मग लिए हुए अथर्व के रूम में एंटर करती है। अथर्व इस वक्त काउच पर बैठा हुआ अपने हाथ में टैब लिए हुए उसे स्क्रॉल करता हुआ कुछ देख रहा था। ये आपकी कॉफी। काउच के सामने रखते हुए कॉफी टेबल पर कॉफी का मग रखते हुए आरोही अथर्व से बोलती है। आरोही की आवाज सुनकर अथर्व, जो गौर से अपनी टैब को देख रहा था, आरोही की ओर देखता है और टेबल पर रखे हुए कॉफी मग को उठाता है। बहुत देर कर दी तुमने कॉफी लाने में? अथर्व कॉफी का एक सिप लेते हुए आरोही से पूछता है। इस वक्त भी वह अपने हाथ में लिए हुए टैब की ओर ही देख रहा था। वह मैं आरोही ने बस इतना ही बोला था और फिर चुप हो गई थी। आरोही की आवाज सुनकर अथर्व आरोही की ओर देखता है। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई?
अथर्व आरोही से पूछता है। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, आरोही अथर्व से बोलती है। ठीक है, जाओ सो जाओ। अथर्व बेड की तरफ अपनी आंखों से इशारा करते हुए आरोही से बोलता है। नहीं, मैं काउच पर ही सोऊंगी, आप बेड पर सो जाइए। तब तक आप काम कर लीजिए, मैं बालकनी में हूँ। बालकनी की तरफ अपने कदमों को बढ़ाती हुई आरोही अथर्व से बोलती है। क्या तुम्हें एक बार में कही हुई बात समझ में नहीं आती? अथर्व जाते हुए आरोही की तरफ देख उससे बोलता है। आरोही मुड़कर अथर्व की तरफ देखने लगती है। जाओ, जाकर चुपचाप बेड पर सो जाओ। अथर्व फिर से आरोही से बोलता है। नहीं, मैं काउच पर ही सोऊंगी, आरोही थोड़ी हिचकिचाती हुई अथर्व से बोलती है। उसे इस वक्त थोड़ा अथर्व से डर भी लग रहा था, फिर भी वह हिम्मत करके अथर्व से बोल रही थी। कहीं ना कहीं वह यह भी जानती थी कि अथर्व उसकी बात नहीं सुनने वाला, क्योंकि जब से वह अथर्व से मिली थी तब से लेकर अभी तक अथर्व सिर्फ अपनी ही बातें आरोही से मनवाता आ रहा था। तुम चुपचाप बेड पर जा रही हो सोने, या मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर बेड पर ले चलूं? अथर्व अपने हाथ में पकड़े हुए टैब की ओर देखते हुए ही आरोही से बोलता है। आरोही मुंह खोले आंखें बड़ी हैरानी से अथर्व की ओर देखने लगती है। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि अथर्व ऐसा बोलेगा। अब ऐसे क्या देख रही हो? तुम जा रही हो या? अथर्व ने अभी इतना ही आरोही से बोला था। मैं जा रही हूँ, आरोही अथर्व की बात को बीच में ही रुकती हुई हड़बड़ाहट में अथर्व से बोलती है और तुरंत बेड की तरफ बढ़ जाती है। वह जल्दी से बेड पर बैठ खुद को ब्लैंकेट से कवर करती है और बेड पर लेट जाती है। अथर्व मुस्कुराते हुए अपनी तिरछी नजरों से उसे देखता है, जो इस वक्त सिर से पैर तक अपने आप को ब्लैंकेट से कवर किए हुए लेटी हुई थी। कुछ देर बाद अथर्व अपना काम खत्म कर वहीं काउच पर सो जाता है। आधी रात को आरोही की नींद खुलती है। वह अपने चेहरे से ब्लैंकेट को हटाती है। इस वक्त रूम में हल्की नीली रोशनी थी। आरोही काउच पर सोए हुए अथर्व की ओर देखती है। अथर्व इस वक्त काउच से बाहर अपने पैरों को निकाले हुए बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल तरीके से सो रहा था। उसने अपने सिर को भी काउच के हैंडल पर अजीब तरह से रखा हुआ था। आरोही को अथर्व का इस तरह से सोना अच्छा नहीं लगता है। वह रूम की लाइट्स को ऑन करती है और अथर्व के पास आती है। इस वक्त अथर्व के सिर के नीचे ना ही पिलो थी और ना ही उसके ऊपर ब्लैंकेट। वह कबर्ड की तरफ जाती है और उसे खोल उसमें से एक दूसरा ब्लैंकेट निकाल कर ले आती है और अथर्व को अच्छे से कवर करती है। फिर वह वापस बेड के पास पहुंच जाती है। वहां से एक पिलो लाकर वह अथर्व के पास खड़ी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अथर्व के सिर के नीचे पिलो को कैसे लगाए। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहकर सोचने के बाद वह झुकती है और अपने एक हाथ से अथर्व के सर को उठाती है, और जैसे ही वह उसकी गर्दन के नीचे पिलो लगाने वाली होती है, अथर्व अपनी आंखें खोल आरोही की ओर देखने लगता है। उसकी नींद खुल चुकी थी। क्या है? क्या कर रही हो तुम? अथर्व आंखें छोटी किए हुए आरोही से पूछता है। अथर्व के इस तरह से अचानक जागने से आरोही हड़बड़ाकर कुछ कदम पीछे हट जाती है। अथर्व गौर से आरोही को ऊपर से नीचे तक देखता है और उसके हाथों में पिल्लो देखकर उसे समझते देर नहीं लगती कि आरोही यहाँ क्या करने आई थी। फिर उसे अपने ऊपर पड़े हुए ब्लैंकेट पर नजर जाती है। लाओ, ये मुझे दो। अथर्व अपने हाथों को बड़ा आरोही से उसके हाथ में पकड़ा हुआ पिलो मांगता है। आरोही अपने हाथ में पकड़ा हुआ पिलो आगे बढ़कर अथर्व के पास आती है, लेकिन अभी भी वह पिलो अथर्व की पहुंच से दूर था। यह देखकर आरोही कुछ कदम आगे आती है और अथर्व के हाथों में वह पिलो थमाती है। अथर्व पिलो लेकर अपने सिर के नीचे लगा लेता है। आरोही अभी भी वहीं खड़ी थी। क्या हुआ? आप क्यों खड़ी हो? जाओ, जाकर सो जाओ, अथर्व आरोही से बोलता है। नहीं, आप बेड पर सो जाइए, मैं यहाँ काउच पर सोऊंगी, आरोही बड़ी धीमी आवाज में अथर्व से बोलती है। नहीं, तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ, अथर्व आरोही से बोलता है। नहीं, आप इस काउच पर कंफर्टेबल नहीं है, आप बेड पर जाकर सो जाइए प्लीज, आरोही अथर्व से रिक्वेस्ट करती हुई उससे बोलती है। अथर्व को आरोही का इस तरह से उसकी फिक्र करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह गौर से आरोही के चेहरे को देखने लगता है। मासूमियत उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। वह वैसी हो ही नहीं सकती जैसे इसकी मौसी ने इसके बारे में हमें बताया था। क्यों मैंने इसके बारे में पहले ही नहीं पता लगाया? अतर्व आरोही के चेहरे की ओर देखता हुआ अपने मन में सोचता है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप?
अथर्व को सोचता हुआ देख आरोही उससे पूछती है। अथर्व उठता है और अपने ऊपर पड़ा हुआ ब्लैंकेट वहीं से काउच के पास से ही बेड पर फेंक देता है। आरोही अभी भी वैसे ही खड़ी थी। वह एक नज़र आरोही पर डालता है और उसका हाथ पकड़ बेड की तरफ ले जाता है। तुम इधर सो जाओ, मैं उस तरफ सो जाऊंगा। अथर्व बेड के दूसरी तरफ बढ़ता हुआ आरोही से बोलता है। नहीं, मैं काउच पर कंफर्टेबल रहूंगी। आरोही बेड के पास से काउच की तरफ अपने कदम बढ़ाती हुई अथर्व से बोलती है। अथर्व जाती हुई आरोही का हाथ पकड़ लेता है। मैं तुम्हें काउच पर नहीं सोने दूंगा। वैसे भी जब से आई हो तब से कभी फर्श पर, कभी बालकनी में, कभी टेरेस पर ऐसे ही सो रही हो। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें उठाकर फिर से बालकनी में फेंक दूंगा और रात भर बंदरों से और मच्छरों से बातें करती रहना। अथर्व आरोही को वार्निंग देता हुआ उससे बोलता है। अथर्व की बात सुन आरोही बेचारा सा फेस बनाकर आरोही अथर्व को देखने लगती है। अब उसे मजबूरी में अथर्व की बात माननी थी। अब ऐसे क्या देख रही हो, सो जाओ। अथर्व आरोही से बोलता है। मैं ऐसे कैसे आपके साथ बेड पर सो सकती हूँ। आरोही हर एक शब्द के बीच में रुकती हुई अथर्व से बोलती है। इस वक्त वह बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। उसे अथर्व से बहुत डर लग रहा था। क्यों? तुम क्यों नहीं सो सकती मेरे साथ बेड पर? वाइफ हो मेरी, और ये बात तुम्हें अच्छी तरह से पता होगी कि हस्बैंड वाइफ साथ में बेड शेयर करते हैं। अथर्व जो आरोही से कुछ दूरी पर खड़ा था आरोही के करीब पहुंच उससे बोलता है। अथर्व के इतने करीब आ जाने से आरोही के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। अथर्व ने शादी के बाद पहली बार आरोही को अपनी वाइफ कहा था। आरोही हैरानी से अथर्व के चेहरे को देख रही थी। इस वक्त उसके दिल में एक अलग ही फीलिंग थी। अथर्व अब आरोही का हाथ फिर से पकड़ता है और उसे बेड पर बिठा देता है। फिर उसके दोनों पैरों को अपने हाथों से उठा बेड पर रख उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। सो जाओ अब, अथर्व आरोही से बोलता है। आरोही इस वक्त आंखें बड़ी किए हुए हैरानी से अथर्व को देख रही थी। अथर्व अब बेड की दूसरी साइड आता है और बेड पर लेटने लगता है, लेकिन इस वक्त वहां पिलो नहीं था। वह फिर से बेड से उठता है और काउच पर पड़े हुए पिलो को उठा वापस बेड पर रख लेट जाता है। आरोही अपनी बैग को अथर्व की ओर किए हुए बेड पर लेटी हुई थी। वह इस वक्त बिल्कुल अपने आप में ही सिमटी हुई थी। अथर्व उसे देखता है और मुस्कुराते हुए रूम की लाइट ऑफ कर एक डिम लाइट जला देता है। आरोही अभी भी बेड के कोने में लेटी हुई अथर्व के कहे हुए शब्दों को याद कर रही थी। न जाने कब यही सोचते हुए उसकी आंख लग जाती है। इधर अथर्व भी अपने साइड लेटा हुआ आरोही की बैग को देख रहा था। उसे देखते हुए ही वह भी नींद के आगोश में चला जाता है। अगले दिन सुबह आरोही उठती है तो अथर्व रूम में नहीं था। वह चैन की सांस लेती है और बाथरूम की तरफ चली जाती है। कुछ ही देर में रेडी होकर वह आरती करती है। महागुरु और उनके शिष्य वापस अपने आश्रम जा चुके थे। वह ब्रेकफास्ट रेडी कर जीविका जी के कमरे में जाती है। इस वक्त उनकी केयर टेकर उनके पास ही बैठी उन्हें ब्रेकफास्ट कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिसेज जीविका जी थी कि ब्रेकफास्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। आप मुझे दे दीजिए, मैंने ब्रेकफास्ट करवा दूंगी। आरोही उस केयर टेकर के पास खड़ी अपने हाथ को बढ़ा उसके हाथ से नाश्ते की प्लेट लेती हुई बोलती हैं। वह केयर टेकर आरोही की ओर देखती है। इन्हें ब्रेकफास्ट करवाना इतना आसान नहीं है। वह केयर टेकर आरोही से बोलती है। आप परेशान मत होइए, लाइए दीजिए मुझे। इतना कहकर आरोही केयर टेकर के हाथ से खाने की प्लेट लेती है और वहीं मिसेस जीविका जी के पास ही बेड पर बैठ जाती है। आपने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया? आरोही मिसेस जीविका जी से पूछती है। तुम कौन हो और यहाँ तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? किसने आने दिया तुम्हें मेरे रूम में? मिसेस जीविका आरोही को देख नाराजगी जताते हुए बोलती हैं। मैं आपसे दोस्ती करने आई हूँ, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? आरोही खाने की प्लेट हाथ में पकड़ी हुई मिसेस जीविका जी से बोलती है। नहीं, मैं किसी से दोस्ती नहीं करती। मिसेस जीविका आरोही से बोलती हैं। लेकिन मुझे तो आपसे दोस्ती करनी है। आरोही बड़े ही प्यार से मिसेस जीविका जी से बोलती है। लेकिन मुझे तो तुमसे दोस्ती नहीं करनी। मिसेस जीविका आरोही से बोलती हैं। अगर आप मुझसे दोस्ती करेंगी तो मैं आपके साथ बैठकर ढेर सारी बातें करूंगी, ढेर सारे गेम्स खेलूंगी और फिर आपके साथ घूमने भी चलूंगी। आरोही जीविका जी को लालच देती हुई उनसे बोलती है। सच्ची? जीविका जी किसी बच्चे की तरह आरोही से बोलती हैं। हाँ सच्ची, आरोही जीविका जी से बोलती है। चलो फिर ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती कर लेती हूँ। अपने हाथ को बढ़ाती हुई
जीविका जी आरोही से बोलती हैं। थोड़ी ही देर में इसी तरह बातें करते हुए आरोही जीविका जी को बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट करवाकर उन्हें दवा भी खिला चुकी थी और अब उन्हें लेकर घर के बाहर बने लॉन में जा रही थी। जैसे वह जीविका जी को रूम से लेकर लिविंग एरिया में आती हैं, वहाँ दादी माँ बैठी चंदा से कुछ बात कर रही थी। अरे आरोही, जीविका बहू को लेकर कहाँ जा रही हो? दादी माँ अपनी जगह से खड़ी होती हुई आरोही से पूछती हैं। परेशानी उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। कुछ नहीं दादी माँ, बस मैंने लेकर बाहर लॉन में जा रही हूँ, आरोही दादी माँ से बताती है। लेकिन आरोही, तुम इस तरह से बाहर क्यों लाई? और तुम्हारे साथ कोई है भी नहीं। तुम नहीं जानती कि जीविका बहू तुम्हें और खुद को नुकसान पहुंचा सकती हैं। परेशान होती हुई दादी माँ आरोही से बोलती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा दादी माँ, आप परेशान मत होइए, आरोही दादी माँ को निश्चित करते हुए बोलती है। कुछ देर बाद आरोही जीविका जी के साथ लॉन में बैठी हुई थी और उनसे बातें करते हुए एक छोटी सी बॉल से खेल रही थी। जीविका जी इस वक्त बहुत खुश नजर आ रही थी। तभी अथर्व की कार वहां आकर रुकती है। वह जैसे ही अपनी कार से उतरकर अंदर जाने को होता है, उसकी नजर लॉन में बैठी हुई आरोही और जीविका जी पर जाती है। वह फौरन अपने कदमों को घर के अंदर न ले जाकर उन दोनों की तरफ मोड़ लेता है। तुम मॉम को लेकर यहाँ क्यों आ गई? गुस्से में अथर्व आरोही से पूछता है। आरोही डरती हुई अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। कुछ पूछ रहा हूँ, तुमसे जवाब दो। तुम मॉम को लेकर यहाँ क्यों आई? फिर से अपनी बात को दोहराता हुआ अथर्व आरोही से बोलता है। वह कमरे में कब तक बैठी रहती? बाहर निकलेंगी तो थोड़ा अच्छा फील होगा उन्हें, आरोही अथर्व से बोलती है। अब हद से ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। तुम इस तरह से बिना पूछे कोई काम मत किया करो। तुम शायद मॉम की कंडीशन जानती नहीं हो, अथर्व आरोही से बोलता है। मुझे सब पता है, मैंने बात की है डॉक्टर से और आप बेफिक्र होकर इनकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें। मैं इन्हें ठीक करके ही दम लूंगी, आरोही अपनी आंखें नीचे किए हुए ही अथर्व से बोलती है। अथर्व आरोही के इस तरह बेखौफ बोलने पर हैरान था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ऐसा क्या कह दिया डॉक्टर ने तुमसे जो तुम इस तरह की बात कर रही हो? अतर्व आरोही से बोलता है। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी मॉम के लिए इस तरह से बाहर खुली हवा में घूमना अच्छा रहेगा, आरोही अथर्व को बताती है। लेकिन मॉम तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं और खुद को भी, अथर्व आरोही से बोलता है। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। आरोही अभी इतना बोल ही रही थी कि तभी जीविका जी अपने हाथ में पकड़ी हुई छोटी रबड़ की बॉल आरोही के सिर पर दे मारती हैं। आरोही के मुंह से एक जोर की चीख निकलती है और आरोही अपने सिर पर लगी हुई उस चोट की जगह पर अपना हाथ ले जाकर उसे पकड़ लेती हैं। उधर जीविका जी किसी बच्चे की तरह ताली बजाती हुई हंसने लगती हैं। अतः फौरन आरोही के पास जाता है और उसके सिर पर लगी चोट को सहलाने लगता है। देखा ना तुमने, समझती क्यों नहीं हो तुम, अतर्व आरोही से बोलता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत होइए, आरोही अतर्व से दूरी बनाती हुई बोलती है। अतर्व जीविका जी के पास आकर उन्हें अंदर लेकर चला जाता है। आरोही अभी भी वहीं खड़ी उन्हें अंदर जाते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद अतर्व अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी मिस्टर सिन्हा उसके डोर पर नॉक करते हैं। कम इन। अतर्व अपने सामने रखे हुए लैपटॉप में काम करते हुए ही मिस्टर सिन्हा से बोलता है। मिस्टर सिन्हा अतर्व के पास जाते हैं। यस मिस्टर सिन्हा, क्या बात है? अतः फिर से अपने सामने रखे लैपटॉप में काम करते हुए ही मिस्टर सिन्हा से पूछता है। सर वह, मिस्टर सिन्हा इतना बोलकर रुक जाते हैं। अतः अब अपना ध्यान लैपटॉप से हटाकर मिस्टर सिन्हा पर करता है। क्या हुआ मिस्टर सिन्हा, आप बोलने में इतना क्यों हिचकिचा रहे हैं? बोलिए, साफ साफ क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं आप? अतः मिस्टर सिन्हा की ओर देखता हुआ कहता है। सर, वह मिस आरोही का फोन आया था, उन्हें अपनी पिछले महीने की सैलरी चाहिए। आपके कहने पर उनकी पिछले मंथ की सैलरी रोक दी गई थी, तो अब क्या करना है मुझे? मिस्टर सिन्हा अथर्व से बोलते हैं। मिस्टर सिन्हा की बात सुन अथर्व को सोचने लगता है। क्या हुआ सर, क्या सोचने लगे आप? क्या करना है मुझे? मिस्टर सिन्हा फिर से अथर्व से पूछते हैं। ऐसा कीजिए, आप उनकी सारी बैंक डिटेल्स मुझे भेज दीजिए, बाकी क्या करना है मैं खुद देख लूंगा, अथर्व लैपटॉप की तरफ देखते हुए ही मिस्टर सिन्हा से बोलता है। ओके सर,
मैं अभी आपको सेंड करता हूँ। मिस्टर सिन्हा अथर्व से बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। मिस्टर सिन्हा के जाने के बाद अथर्व अपने सामने रखे हुए लैपटॉप को बंद करता है और अपने सिर को अपनी चेयर से सिर को टिकाकर सोचने लगता है। शाम का वक्त आरुष अपने रूम में बालकनी में अपने पैरों को अपने सामने रखी हुई कॉफी टेबल पर रख बैठा स्मोक कर रहा था। तभी आरोही वहां आती है। आपकी कॉफी। आरोही कॉफी टेबल पर कॉफी के मग को रखती हुई आरुष से बोलती है। आरुष आरोही को देखकर हड़बड़ाकर अपने दोनों पैरों को कॉफी टेबल से नीचे कर लेता है और अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट बट को अपने पैरों के पास फेंक उसे अपने पैरों से मसलते हुए बुझा देता है। तुम्हें यहाँ किसने आने के लिए कहा था? घर में और लोग भी हैं कॉफी लेकर आने के लिए। आरुष आरोही से बोलता है। आरोही वहीं पास की ही चेयर पर बैठ जाती है। आरुष अब हैरानी से आरोही की ओर देखने लगता है। आरोही इस वक्त आरुष को देखकर बस मुस्कुरा रही थी। क्या मैं तुम्हें जोकर नजर आ रहा हूँ जो तुम इस तरह मुझे देखकर मुस्कुरा रही हो? आरुष आरोही से बोलता है। बिल्कुल नहीं, इतना हैंडसम बंदा मुझे जोकर क्यों नजर आएगा? आरोही आरुष से बोलती है। तो फिर तुम्हारे इस तरह से यहाँ बैठने और मुझे देखकर इस तरह से मुस्कुराने की क्या वजह है? आरुष आरोही से बोलता है। मेरे मुस्कुराने की वजह आसपास की सैडनेस को दूर करना है और यहाँ बैठने की मेरी वजह आपसे कुछ जरूरी बातें करना है। आरोही आरुष से बोलती है। तुम्हें मुझसे कौन सी जरूरी बात करनी है? आरुष अपनी एक आईब्रो को ऊंची करता हुआ आरोही से बोलता है। आप जिस चीज की वजह से यहाँ सैड फेस बनाकर बैठे हैं, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपके सैड फेस की वजह को आपको समझना होगा। आरोही आरुष से बोलती है। ये क्या बोल रही हो तुम? ये तुम्हारी गोलमोल पहेलियां सी बातें मुझे समझ नहीं आ रही। जो भी कहना है साफ साफ कहो। आरुष आरोही से बोलता है। ठीक है, अगर आप साफ साफ ही मेरी बातें सुनना चाहते हैं तो मैं आपको साफ साफ शब्दों में ही समझाती हूँ। आरोही आरुष की ओर देखते हुए उससे कहती है। फिर वह अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर उस पर अपनी दोनों हथेलियों को नीचे ऊपर रखती है। फिर अपने गले को साफ करती है। तो आज एक बैल विसर होने की वजह से या फिर इस घर की बहू होने की वजह से या आप जो भी समझना चाहें उसकी वजह से मैं आपको ये बातें समझा रही हूँ। आरोही आरुष से बोलती है। आपके मन में चांदनी को लेकर जो फीलिंग है वह मैं जानती हूँ। कुछ देर रुककर आरोही आरुष की तरफ देखती हुई बोलती है। आरुष हैरानी भरी नजरों से आरोही को देखने लगता है। आप ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं? आरोही मुंह बनाती हुई आरुष से बोलती है। क्या चांदनी ने मेरे बारे में तुमसे कुछ कहा? आरुष आरोही से पूछता है। नहीं, चांदनी ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। आरोही आरुष से बोलती है। आरुष आरोही को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, खासकर दादी माँ की वजह से। इस समय आरोही की बातों को सुनने के लिए मजबूर था, क्योंकि कल रात को दादी माँ ने उसे डांट लगाई थी कि वह आरोही को रिस्पेक्ट दे और उससे ढंग से बात करे, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। फिर तुम ये अचानक चांदनी के बारे में बात क्यों करने लगी? आरुष अपने हाथ में फोन ले उसकी तरफ देखते हुए आरोही से बोलता है। इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि चांदनी के मन में भी आपके लिए फिक्र है। आरोही आरुष से बोलती है। आरुष जो अपने हाथों में पकड़े हुए फोन को स्क्रॉल करता हुआ देख रहा था, उसे रोक हैरानी भरी नजरों से आरोही की ओर देखने लगता है। क्या चांदनी ने तुमसे यह सब कुछ कहा? आरुष फिर से आरोही पे सवाल करता है। नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि चांदनी ने इस बारे में मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। आरोही आरुष से बोलती है। आरुष के चेहरे पर जो हैरानी थी अब वह खत्म हो जाती है और फिर वह सवालिया नजरों से आरोही की ओर देखने लगता है। आप ये जानना चाहते हैं ना कि मैं ये कैसे कह रही हूँ? आरोही आरुष से सवाल करती है। आरुष हाँ में सिर हिलाता है। मैंने उसकी नजरों में आपके लिए फिक्र देखी है, आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए देखा है, सबके बीच में उसकी आंखों को आपको तलाशते हुए देखा है। आरोही आरुष को बताती है। आरोही की बातें सुन आरुष के चेहरे पर हैरानी और खुशी के भाव एक साथ आते जा रहे थे। क्या तुम सच कह रही हो? आरुष आरोही से बोलता है। आरोही भी अब हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन वह तो कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आरुष फिर से बैड फेस बनाते हुए अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा आरोही से बोलता है। जानती हूँ मैं, इसलिए आपसे बात करने यहाँ आई हूँ। आरोही आरुष से बोलती है।
आरुष के चेहरे पर एक बार फिर हैरानी के भाव आ जाते हैं और आरोही की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। इस वक्त आरुष के चेहरे के भाव आरोही की बातों के साथ साथ बार बार बदल रहे थे। आपको चांदनी को यह बात महसूस करवानी होगी कि वह आपके लिए और इस घर के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके मन से ये बात निकालना होगी कि वह इस घर की नौकरानी है। उसे महसूस करवाना होगा कि वह भी इस घर के बाकी के सदस्यों की तरह इस घर का एक जरूरी हिस्सा है। आरोही आरुष को समझाती हुई उससे बोलती है, कितनी बार तो कोशिश करी लेकिन वह समझने की कोशिश ही नहीं करती। मैं ही नहीं, मॉम डैड दादी माँ भाई सबने उसे यह बात बार बार एहसास करवाने की कोशिश की है, लेकिन उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह तो जैसे मानकर बैठ गई है कि आरुष इतना बोलकर रुक जाता है। वह अपने आप को इस घर के एहसानों के तले दबा हुआ समझती है। जहाँ तक अभी मुझे ये बातें समझ आई हैं, आरोही आरुष को बताती है। मुझे भी यही लगता है। आरुष भी आरोही से बोलता है, तो आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए। आरोही आरुष से बोलती है, क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। कितनी कोशिशें तो कर चुका हूँ, अपने दिल की बात भी उसे बताई, मगर वह तो जैसे कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आरुष आरोही से बोलता है। अब आरुष खुलकर आरोही से बात करने लगा था। दादी माँ ने मुझे बताया कि चांदनी बहुत ही इंटेलिजेंट है और फेयर स्टूडेंट रही है। आरोही आरुष से बोलती है। हाँ, वह हमेशा अपने स्कूल और कॉलेज में टॉप करती है। आरुष आरोही से बोलता है, तो फिर आप लोग उसे यहाँ घर पर इस तरह से क्यों बिठा कर रखे हैं? वह इस तरह से पूरे दिन घर में रहती है और घर का सारा काम करती रहती है। उससे तो वह खुद को वही समझेगी ना जो अभी समझ रही है। फिर इसमें उसकी क्या गलती है? उसे घर से बाहर निकालिए, उसे अपने दम पर अपने पैरों पर खड़े होने दीजिए, तभी वह इन सब चीजों से निकल पाएगी। आरोही आरुष को बताती है। आरुष को भी आरोही की कही हुई हर एक बात ठीक लग रही थी। उसने ये सब बातें पहले क्यों नहीं सोची जो आज उसे आरोही बता रही है। वह आरोही की ओर देखता हुआ अपने मन में सोचता है, तो क्या करूं, वह कुछ सुनने के लिए भी तो तैयार नहीं है। कितनी बार तो कहा कि वह ऑफिस ज्वाइन कर ले, लेकिन वह ऑफिस जाना ही नहीं चाहती। उसे सब कुछ एहसान ही लगता है। आरुष आरोही से बोलता है, जाएगी, बस आपको थोड़ी सी एक्टिंग करनी होगी। आरोही आरुष से बोलती है, एक्टिंग? कैसी एक्टिंग? आरुष अपनी आईब्रोज को सिकोड़े हुए आरोही की तरफ देख उससे पूछता है। बताती हूँ मैं आपको, पहले आप मुझे ये बताइए कि चांदनी के सब्जेक्ट क्या थे? आरोही आरुष से पूछती है। अकाउंट्स, आरुष आरोही को बताता है। तो फिर हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। आरोही आरुष से बोलती है। कैसे? आरुष आरोही से पूछता है। आपकी कंपनी में अकाउंट डिपार्टमेंट के मिस्टर शर्मा रिटायर हो चुके हैं, तो उनकी जगह खाली है। बस आपको चांदनी को यह एहसास करवाना है कि आपको इस वक्त उस पोस्ट के लिए किसी ईमानदार और काबिल पर्सन की जरूरत है। और ये आप अभी कुछ देर बाद डिनर के वक्त अपने आप को परेशान दिखाते हुए सबके सामने बोलेंगे, और मैं और आप दोनों मिलकर चांदनी को अपनी बातों से ऐसा मजबूर कर देंगे कि वह खुद आकर इस पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वह आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं देख सकती। मुस्कुराती हुई आरोही आरुष से बोलती है। आरुष भी अब आरोही को देखकर स्माइल कर रहा था। आपकी काफी ठंडी हो रही है, आप इसे पी लीजिए, डाइनिंग टेबल पर मिलते हैं। चेयर से उठती हुई आरोही आरुष से बोलती है और वहां से चली जाती है। आरोही को जाते हुए आरुष हैरानी भरी नजरों से देखता है। ओ गॉड, क्या चीज है ये लड़की! कुछ ही मिनटों में इसने मेरी इतनी पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। क्या सच में ये हमारी फैमिली को हर्ट कर सकती है? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। जब से यह लड़की इस घर में आई है, इसे देखकर मैं कह सकता हूँ कि यह ऐसा कर ही नहीं सकती। आज ही मैं भाई से इसके बारे में बात करूंगा कि बस सच्चाई का पता लगाएं इसके बारे में। आरुष अपने मन में सोचता है। रात के वक्त डाइनिंग टेबल पर डिनर करते वक्त आरुष, जो कि अदर की बगल में ही बैठा था, डाइनिंग टेबल के हेड चेयर पर दादी माँ बैठी थी। आरोही भी खाना सर्व करने के बाद दादी माँ के पास की ही चेयर पर बैठी थी। तभी चांदनी वहां गरम गरम रोटियां लिए हुए आती है और उसे डाइनिंग टेबल पर रखती है। चांदनी, आओ तुम भी बैठो यहाँ। आरोही चांदनी का हाथ पकड़ती हुई उससे बोलती है। नहीं बहू रानी,
आप बैठिए, मैं और रोटियां लेकर आती हूँ। चांदनी अपने हाथ को पकड़े हुए आरोही का हाथ छुड़ाती है। आरोही से बोलती है, देखो चांदनी, अब मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। तुम्हें पहले ही मैंने मना किया था ना कि तुम मुझे बहू रानी नहीं कहोगी। नाराजगी दिखाते हुए आरोही चांदनी से बोलती है। आरोही की बात सुन चांदनी मुस्कुरा देती है और वहां से जाने लगती है। अरे क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? चुपचाप बैठो यहाँ और हमारे साथ डिनर करो। चांदनी का हाथ खींचते हुए आरोही बोलती है। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। चांदनी फिर से आरोही से बोलती है। अरे चंदू बेटा, बैठ जाओ ना। कितने प्यार और अधिकार के साथ आरोही तुम्हें बैठने के लिए कह रही है, तो उसका मन रखने के लिए ही सही आज हमारे साथ ही बैठकर डिनर कर लो। दादी माँ चांदनी को समझाते हुए उसे बोलती हैं। दादी माँ की बात सुन चांदनी आरोही को देखती है और फिर आरोही की बगल में ही चेयर खींचकर बैठ जाती है। आरोही चांदनी के सामने रखी हुई प्लेट को सीधी करती है और उसमें डिनर सर्व करने लगती है। आप रहने दीजिए ना, मैं कर लूंगी। आरोही का हाथ रोकते हुए चांदनी उससे बोलती है। अरे मैं कर रही हूं ना, तो करने दो मुझे। आरोही आंखें बड़ी किए चांदनी की तरफ देखते हुए बोलती है। चांदनी भी अब अपने हाथ को हटा लेती है और आरोही को डिनर सर्व करने देती है। बस बस, बहुत हो गया बहू रानी। आरोही को अपने प्लेट में ज्यादा खाना सर्व करते हुए देख चांदनी फिर से उसे रोकती हुई बोलती है। चांदनी के मुंह से फिर से बहू रानी सुन आरोही अपने हाथ में पकड़े हुए पुलाव के बाउल से ढेर सारा पुलाव चांदनी की प्लेट में डाल देती है। अरे ये क्या किया आपने? इतना सारा खाना सारा वेस्ट हो जाएगा। चांदनी परेशान होती हुई आरोही से बोलती है। हाँ तो और क्या करूं? तुम्हें मेरी बात जो समझ में नहीं आती है? नाराज होती हुई आरोही चांदनी से बोलती है। अब कौन सी बात समझ में नहीं आई? बैठ तो गई हूँ, कर तो रही हूँ डिनर, फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? चांदनी मुंह बनाती हुई आरोही से बोलती है। और वह जो तुमने फिर से मुझे बहू रानी कहा, वह क्या है? आरोही अपने सिर को हिलाती हुई चांदनी से बोलती है। तो फिर क्या बोलूं? आपका नाम लेकर तो आपको बुला नहीं सकती। क्या कहूँ आपको? चेहरे पर परेशानी के भाव लिए हुए चांदनी आरोही को देख उससे बोलती है। क्यों, तुम उसे भाभी नहीं बोल सकती? आरोही कुछ बोलती उससे पहले ही आरोही के सामने बैठा अथर्व, जो कब से आरोही और चांदनी को देख रहा था, चांदनी से बोलता है। अथर्व के मुंह से यह बात सुनकर आरोही मुंह खोले हुए और आंखें बड़ी किए हुए अथर्व को देखने लगती है। दादी माँ, जो कभी अथर्व को और कभी आरोही को देख रही थी, आरोही को मुंह खोले हुए देख अपने हाथ को बढ़ा आरोही के मुंह को बंद करती हैं। मुंह बंद कर लो वरना मक्खी घुस जाएगी। दादी माँ आरोही से बोलती हैं। दादी माँ की बात सुन आरोही अब हैरानी से दादी माँ को देखने लगती है। दादी माँ इस समय आरोही को देखकर मुस्कुरा रही थी। अथर्व के ऐसा बोलने पर दादी माँ बहुत खुश थी। ठीक है, मैं आपसे इन्हें भाभी ही बोलूंगी। खुश होती हुई चांदनी आरोही से बोलती है। चांदनी की आवाज सुन आरोही चांदनी की तरफ देखने लगती है। चांदनी अब अपने सामने पड़ी हुई प्लेट उठाती है और उसमें से पुलाव निकाल आरोही की प्लेट में डालने वाली होती है। तभी आरोही उसके हाथ को रोक देती है। साफ है ये भाभी, मैंने इसे झूठा नहीं किया है और इतना खाना मैं खा नहीं पाऊंगी, बेकार में वेस्ट जाएगा। इसलिए आप भी थोड़ा सा ले लीजिए। चांदनी आरोही की तरफ देख उससे बोलती हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी प्लेट से अपनी प्लेट में खाना नहीं लूंगी। आरोही चांदनी से बोलती है। इस वक्त उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन था। आरोही को इस तरह बोलता देख चांदनी को लगता है कि आरोही उसकी प्लेट से खाना नहीं लेना चाहती है। यह सोच वह उस प्लेट को वापस अपनी जगह रख देती है। आरोही चांदनी के चेहरे को देखती है, जो अब उतर चुका था। मैं इस प्लेट से खाना इसलिए नहीं लेना चाहती। आरोही इतना बोलकर रुक जाती है और चांदनी की प्लेट से अपने हाथ से पकड़ी हुई स्पून में चावल लेकर अपने मुंह में डालती है और उसे खाते हुए चांदनी की तरफ देखती है। क्योंकि मैं आज तुम्हारी प्लेट से ही खाऊंगी। आरोही मासूम सा फेस बनाती हुई चांदनी से बोलती है। आरोही को अपनी प्लेट से खाता हुआ देख चांदनी के चेहरे पर कभी खुशी और कभी हैरानी के एक्सप्रेशन आ और जा रहे थे। लो, अब देख क्या रही हो, फिनिश करो। आरोही चांदनी के चेहरे पर अपना हाथ रख उसे दूसरी तरफ घुमाती हुई बोलती है। चांदनी भी मुस्कुराकर अपनी प्लेट से डिनर करने लगती है। सबकी नजर इस समय चांदनी पर ही थी। आरोही भी चांदनी को देखती है और फिर आरुष की तरफ देखती है। आरुष जो अभी भी चांदनी की तरफ बड़े प्यार से देख रहा था। आरोही टेबल के नीचे से
आरुष के पैर पर अपने पैर से धीमे से मारती है। आरुष, जो कि चांदनी को देखने में बिजी था, हड़बड़ा जाता है और टेबल के नीचे झुककर देखने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके पैरों में क्या लगा है। आरोही परेशान होती हुई अपने हाथ से अपने सिर पर मार लेती है। यह तो सच में बेवकूफ बुद्धू है। इन्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती। आरुष, जो टेबल के नीचे झांक रहा था, उसे अपने पैरों के पास आरोही के पैर दिखते हैं। वह सिर उठाकर आरोही की ओर देखने लगता है। क्या हुआ आरुष, तू नीचे क्या ढूंढ रहा है? डिनर करता हुआ अथर्व आरुष से पूछता है। कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही मुझे लगा टेबल के नीचे कुछ है। आरुष हड़बड़ाहट में अथर्व से बोलता है। अथर्व अब निश्चिंत होकर डिनर करने लगता है। आरुष अभी भी आरोही की ओर देख रहा था। आरोही उसे कुछ इशारा करती है, जिसे देख आरुष के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह खाने की एक बाइट अपने मुंह में लेता है और अथर्व की तरफ देखता है। भाई, अपने अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। आरुष अथर्व से बोलता है। हाँ आरुष, मुझे भी कुछ पता चला है। इस ओर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अथर्व डिनर करता हुआ ही आरुष से बोलता है। भाई क्या करें, अपने पुराने मैनेजर के रिटायर होने के बाद अब कोई भरोसे का बंदा मिल ही नहीं रहा है जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर सकें। परेशानी वाला फेस बनाते हुए आरुष अथर्व से बोलता है। हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी न किसी को तो उस जगह पर अपॉइंट करना ही पड़ेगा। कब तक उस पोस्ट को ऐसे ही खाली छोड़ेंगे? अथर्व आरुष से बोलता है। हाँ भाई, लेकिन कोई अपना और भरोसे वाला इंसान मिल जाए तो हमारे कितने पैसे बच जाएंगे, क्योंकि पहले ही बेईमान लोगों की वजह से काफी नुकसान हो चुका है हमारा। आरुष मुंह बनाता हुआ अथर्व से बोलता है। हाँ वह तो है, इस पोस्ट के लिए बहुत सोच समझकर हमें किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा। आरुष, लेकिन ऐसा बंदा मिलेगा कहाँ जो हमारे भरोसे का हो, जिस पर हम आंख बंद कर भरोसा कर सकें? अथर्व आरुष की ओर देखता हुआ उससे बोलता है। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ भाई, कौन ऐसा भरोसे वाला होगा जिससे हम यहाँ पर अपॉइंट करके निश्चित होकर अपना काम कर सकें। नहीं तो हम अकाउंट डिपार्टमेंट पर ही ध्यान रखेंगे तो बाकी के काम कैसे होंगे? इस तरह से तो हमारी कंपनी लॉस में चली जाएगी। अपने चेहरे पर परेशानी वाले एक्सप्रेशन लिए आरुष अथर्व से बोलता है। बात तो तुम सही कह रहे हो आरुष, अथर्व आरुष से बोलता है। काफी देर तक दोनों इसी तरह कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की बातें करते रहते हैं और बार बार किसी भरोसेमंद आदमी के बारे में जोर देते रहते हैं। चांदनी अभी भी डिनर करते हुए आरुष और अथर्व की बातों को सुन रही थी। काफी इंतजार करने के बाद जब आरोही देखती है कि चांदनी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो वह खुद इस मामले में बोलने का डिसीजन लेती है। वैसे चांदनी, क्या तुमने कुछ पढ़ाई की है? आरोही चांदनी की तरफ देखते हुए उससे पूछती है। चांदनी, जो आरुष की तरफ देख रही थी, अचानक से आरोही के बोलने पर उसकी तरफ देखने लगती है। चांदनी कोई जवाब देती इससे पहले ही दादी माँ बोल पड़ती हैं। हाँ आरोही, मैंने तुम्हें बताया था ना कि चंदा पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसने टॉप किया था कॉलेज में। दादी माँ आरोही से बोलती हैं। क्या सच में चांदनी? आरोही हैरानी दिखाती हुई चांदनी से बोलती है। चांदनी कुछ ना बोलते हुए सिर्फ हाँ में ही सिर हिलाती है। वैसे कौन से सब्जेक्ट रहे हैं तुम्हारे कॉलेज में? चांदनी से आरोही पूछती है। भाभी, अकाउंट्स, चांदनी आरोही को बताती है। तो फिर हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। आरोही अपनी एक हथेली को डाइनिंग टेबल पर थोड़ी सी जोर से रखती हुई बोलती है। सभी आरोही के ऐसे करने पर उसे ही देखने लगते हैं। क्या हुआ आरोही, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? दादी माँ सवाली नजरों से आरोही की तरफ देखती हुई उससे पूछती हैं। दादी माँ, अभी ये दोनों लोग जिस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे थे, मैं उस प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ। आरोही दादी माँ को देखती हुई उन्हें जवाब देती है। चांदनी भी अब हैरानी से आरोही की तरफ देखती है, क्योंकि उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? चांदनी आरोही से पूछती है। तुम क्यों नहीं ट्राई करती हो? आरोही चांदनी से बोलती है। क्या ट्राई करना है भाभी? चांदनी कंफ्यूज नजरों से आरोही की तरफ देखती हुई पूछती है। अरे इतनी देर से ये दोनों भाई परेशान हो रहे हैं। तुम अगर अकाउंट डिपार्टमेंट के मैनेजर की पोस्ट संभाल लोगी तो ये लोग भी आसानी से अपना काम कर पाएंगे, और तुमसे ज्यादा भरोसेमंद कौन मिलेगा इन्हें? आरोही एक ही सांस में चांदनी से बोलती है। अरे
ये तो बड़ी अच्छी बात कही तुमने आरोही बहू। दादी माँ खुश होती हुई आरोही से बोलती हैं। लेकिन भाभी मैं कैसे, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। चांदनी परेशान होती हुई आरोही से बोलती है। अरे इसमें आना क्या है, आरू सर हैं ही तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए। तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और इन लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। चांदनी को समझाती हुई आरोही बोलती है। मैं नहीं कर सकती ये सब, मैं कैसे करूंगी। परेशान होती हुई चांदनी आरोही से बोलती है। हाँ चंदू, तुम भी पढ़ाई खत्म करने के बाद घर पर ही हो तो तुम ही ज्वाइन कर लो। हम सब भी निश्चिंत होकर तुम्हारे भरोसे अकाउंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी छोड़ बाकी के कामों पर अपना ध्यान दे पाएंगे। आरोही की बात से सहमत दिखाते हुए अथर्व चांदनी से बोलता है। लेकिन भाई मैं कैसे, चांदनी अथर्व से बोलती है। आरुष चुपचाप बैठा हुआ डिनर कर रहा था। छोड़िए ना भाई, जब मैं नहीं करना चाहती तो जाने दीजिए। हमारा नुकसान होता है तो हो जाए, अब क्या कर सकते हैं। किसी से जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना कि वह आकर हमारी कंपनी में हमारी हेल्प करे। आरुष अथर्व की ओर देखता हुआ बोलता है। उन तीनों की बातें सुनते हुए चांदनी को अब यह एहसास हो गया था कि वाकई में कंपनी को लॉस हो रहा है। उसे अब कंपनी को ज्वाइन ही कर लेना चाहिए। वह अथर्व की ओर देखती है। ठीक है भाई, मैं तो ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन मुझे सच में कुछ नहीं आता। मासूम सा चेहरा बनाती हुई चांदनी अथर्व से बोलती है। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो चंदू, हम सब है ना तुम्हें सिखाने के लिए। बस तुम एक बार कंपनी ज्वाइन कर लो, फिर हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुमसे भरोसेमंद हमें कोई नहीं मिलने वाला। चांदनी को समझाता हुआ अथर्व बोलता है। ठीक है भाई, तो कब से मुझे आना होगा। चांदनी अथर्व से पूछती है। तुम कल से ही आ जाओ, कल सुबह आरुष ऑफिस जाएगा तो साथ में तुम्हें भी लेता आएगा। आरुष चांदनी से बोलता है। क्यों आरुष, तुम चांदनी को अपने साथ ऑफिस ले आ सकते हो। क्योंकि कल सुबह मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है। अतः फिर आरुष की ओर देखता हुआ उससे पूछता है। हाँ भाई, जब आप कह रहे हैं तो मैं लेकर ही आऊँगा। मैं आपकी बात को कैसे मना कर सकता हूँ। आज्ञाकारी भाई बनते हुए आरुष अथर्व से बोलता है। आप सभी बैठकर चुपचाप डिनर कर रहे थे। सभी के चेहरे पर एक संतुष्टि के भाव थे। वैसे आरोही, अभी तुम चंदा को क्या समझा रही थी। दादी माँ आरोही की ओर देखते हुए उससे पूछती हैं। यही दादी माँ, कि उसे कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आरोही दादी माँ से बोलती है। नहीं, इस बारे में नहीं। चंदा ने अभी तुम्हें जब बहू रानी कहा तो तुमने उसे क्या समझाया। दादी माँ फिर से आरोही से बोलती हैं। यही कि उसे मुझे बहू रानी नहीं कहना चाहिए। आरोही दादी माँ से बोलती है। यही बात तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है ना। आरोही से दादी माँ पूछती हैं। हाँ दादी माँ, लेकिन आप कहना क्या चाह रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सवालिया नजरों से आरोही दादी माँ की ओर देखते हुए उनसे पूछती है। यही कहना चाह रही हूँ कि अब तुम्हें भी आरुष को आरुष और अथर्व को अथर्व के नाम से ही बुलाना चाहिए। यह जो तुम अथर्व सर और आरुष सर कहकर बोलती हो ना, तो यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दादी माँ आरोही को समझाती हुई बोलती हैं। लेकिन दादी माँ, इन्हें मैं इस तरह नाम से तो नहीं बुला सकती और मेरी जुबान से निकलेगा भी नहीं। आरोही दादी माँ से बोलती है। वह तो तुम सब आपस में बात करके डिसाइड कर लो कि तुम्हें इन दोनों को क्या कहकर बुलाना है। और इन्हें क्या तुम्हारा सर बोलना अच्छा लगता है। बस ये जो तुम पूंछ लगा देती हो सरनाम की, ये मत लगाया करो। अपनी जगह से उठती हुई दादी माँ आरोही से बोलती हैं। दादी माँ की बात सुन सबके चेहरे पर हंसी आ जाती है। आरुष तो जोर जोर से हंसने लगता है और चांदनी भी हंस रही थी। अतर मुस्कुराता हुआ आरोही की ओर देख रहा था और आरोही के चेहरे का रंग इस वक्त उड़ा हुआ था। दादी माँ का डिनर खत्म हो चुका था, इसलिए वह आरोही से इतना बोलकर वहां से चली जाती है। आरोही अपने चेहरे पर परेशानी एक्सप्रेशन लिए हुए जाती हुई दादी माँ को देखती रहती है, फिर अपना डिनर करने लगती है। वहां बैठे हुए अथर्व, आरुष और चांदनी तीनों की नजरें इस वक्त आरोही पर थीं। किसी तरह से आरोही अपना डिनर खत्म करती है और जल्दी से अपनी प्लेट को उठा किचन में भागती है। काफी देर बाद वह अपने रूम में पहुंचती है। उसे लगा था कि अतर अब तक सो चुका होगा, क्योंकि वह अतर के सोने का ही तो इंतजार कर रही थी। लेकिन अफसोस, जैसे ही आरोही अपने रूम में पहुंचती है, वह देखती है अतर बेड पर अपनी वाली साइड पर बैठा हुआ अपने हाथ में टैब लिए हुए कुछ काम कर रहा था। आरोही उसे देख अपना माथा पीट लेती है। हे भगवान,
कितनी देर से किचन में खड़ी मैं वक्त बिता रही थी ताकि यह सो जाए, फिर मैं रूम के अंदर आऊं। आरोही अपने हाथ से अपने सिर पर मारती हुई बोलती है। अब तक अथर्व की नजरें आरोही पर पड़ चुकी थी। काफी देर कर दी तुमने, क्या कर रही थी इतनी देर तक तुम? अथर्व आरोही की तरफ देखते हुए उससे सवाल करता है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आरोही बेड पर अपनी साइड आती हुई अथर्व से बोलती है। वैसे ये चंदू को ऑफिस ज्वाइन करवाने का क्या चक्कर है? क्या तुम्हारे और आरुष के बीच अब सब कुछ ठीक है जो तुम दोनों ने प्लानिंग कर ली? अथर्व अब टैब में देखता हुआ ही आरोही से सवाल करता है। डाइनिंग टेबल पर डिनर करते हुए अथर्व ने आरोही और आरुष को इशारों में बातें करते हुए देख लिया था, जिससे उसे समझ आ चुका था कि ये दोनों चांदनी को लेकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। और उसे यह देखकर अच्छा भी लगा था कि आरोही चांदनी के बारे में सोच रही है और आरुष के साथ उसके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। आरोही इस वक्त जो बेड पर अपनी साइड बैठ चुकी थी, हैरानी से अथर्व की ओर देखने लगती है। इन्हें सारी चीजें कैसे पता चल जाती हैं? आरोही अथर्व की ओर देखती हुई अपने मन में सोचती है। क्या देख रही हो? यही कि मुझे कैसे पता चला? अथर्व आरोही की सवालिया नजरों को समझते हुए उससे पूछता है। आरोही अभी भी खामोशी से बिना कुछ बोले अथर्व की ओर देख रही थी। अब कुछ बोलोगी भी या सब मैं ही बताऊं? अथर्व आरोही से बोलता है। आरोही को कुछ समझ में नहीं आता कि वह अथर्व को क्या जवाब दे। ऐसा कुछ नहीं है, आरोही धीरे से अथर्व से बोलती है। अच्छा, तो तुम और आरुष डाइनिंग टेबल पर बैठे क्या इशारे कर रहे थे? अथर्व आरोही से बोलता है। मुझे नींद आ रही है, आरोही ब्लैंकेट को अपने ऊपर खींचती हुई अथर्व से बोलती है और जल्दी से आंखें मूंद लेट जाती है। आरोही की ऐसी हरकत पर अथर्व के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वह भी अपने हाथ में पकड़े हुए टैब को बेड की साइड टेबल पर रखता हुआ रूम की लाइट ऑफ करता है और बेड पर लेट आरोही को देखने लगता है। इस वक्त आरोही की बहक उसे दिख रही थी। चलो अच्छा है, आरुष भी अब तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा है, अथर्व अपने मन में सोचता है। अब बस तुम्हारे दिल में मुझे अपने लिए जगह बनानी है। मैंने तो तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है, बस अब तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना है, अथर्व अपने मन में सोचता है। अथर्व अभी ये सोच ही रहा था कि तभी बेड के साइड टेबल पर रखा हुआ उसका फोन वाइब्रेट होता है। अथर्व कड़वड़ बदल अपने हाथ को बड़ा अपना फोन उठाता है और उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं और उसके चेहरे पर हल्के गुस्से के भाव आ जाते हैं। वह फोन रिसीव करता है। हेलो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतनी रात को मुझे फोन करने की? अथर्व गुस्से में बोलता है। आरोही भी अब तक सोई नहीं थी, उसने सिर्फ अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अथर्व की आवाज सुन वह अपनी आंखें खोल देती है। अथर्व किसी से गुस्से में फोन पर बात कर रहा था। ऐसी क्या बात हो गई जो इतने गुस्से में बात कर रहे हैं? आरोही लेटी हुई ही अपने मन में सोचती है। इधर अथर्व फोन की दूसरी तरफ की बातें सुन जल्दी से अपने ऊपर पड़े हुए ब्लैंकेट को फेंकता है और बेड से उठ जाता है। मैं अभी निकल रहा हूँ, तब तक तुम वहां संभालो, ध्यान रखना अब कुछ गड़बड़ ना होने पाए। अथर्व इतना बोल फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और वह जल्दी से क्लोजेट एरिया की ओर बढ़ जाता है। आरोही क्लोजेट रूम के डोर खुलने की आवाज से उधर देखने लगती है। अब तक वह बेड पर बैठ चुकी थी। ऐसी क्या बात हो गई जो इतने गुस्से में है और इस वक्त क्लोजेट रूम में गए हैं? आरोही क्लोजेट रूम की ओर देखती हुई बोलती है। उसे इतना तो समझ आ गया था कि अथर्व को शायद इस वक्त कहीं बाहर जाना है, इसलिए वह क्लोजेट रूम में चेंज करने के लिए गया है। कुछ ही देर में अथर्व चेंज करके क्लोजेट रूम से बाहर आता है। इस वक्त उसके हाथ में एक ट्रॉली थी। आरोही अथर्व के हाथों में ट्रॉली देखकर थोड़ी हैरान होती है। उसकी आंखों में इस वक्त कई सवाल थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह अथर्व से पूछ सके। अथर्व बेड पर बैठी हुई आरोही की ओर देखता है। आरोही के चेहरे पर उसके लिए सवाल साफ नजर आ रहे थे। मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ, वहाँ के बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, अथर्व आरोही की ओर देखता हुआ उससे बोलता है। अभी इसी वक्त? आरोही धीरे से अथर्व से बोलती है। हाँ, मुझे अभी निकलना होगा, अथर्व आरोही से बोलता है। आरोही अब तक बेड से उतरकर खड़ी हो चुकी थी। अथर्व अब अपने हाथ में ट्रॉली बैग लेता है और डोर की तरफ बढ़ने लगता है। अथर्व को इस तरह से जाते हुए देख आरोही का दिल जोरों से धड़कने लगता है। न जाने क्यों उसे अथर्व का इस तरह से जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ये क्या था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह इस वक्त अपने दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे में जोड़े हुए अपनी उंगलियों को चला रही थी।
कब तक वापस आएंगे? बड़ी हिम्मत जुटाकर आरोही अथर्व से पूछती है। उसने अथर्व से यह सवाल तो कर लिया था, लेकिन उसकी हालत इस वक्त बहुत खराब थी। उसे अपने इस सवाल पूछने पर पछतावा हो रहा था। उसे डर था कि कहीं अथर्व उसे डांट ना लगा दे। अभी अभी तो वह सुकून से सांस लेना शुरू की थी। अब उसे अथर्व के सामने आने में उतना डर नहीं लग रहा था। अब वह थोड़ी सी कंफर्टेबल थी अथर्व के सामने होने पर। लेकिन यह सवाल पूछकर उसने फिर से अपने लिए कहीं परेशानी तो नहीं खड़ी कर ली। आरोही अथर्व की ओर देखती हुई अपने मन में सोचने लगती है। अथर्व आरोही का सवाल सुन बाहर जाते हुए अपने कदमों को रोक लेता है और मुड़कर आरोही की तरफ देखता है। आरोही के चेहरे पर उसे इस वक्त डर साफ नजर आ रहा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।